इस जीव का जीवन लेख मैं ही लिखूंगा, मुझे ही लिखना होगा। और तब श्री चित्रगुप्त जी ने भारत के मानचित्र पर बिहार प्रांत के उजाड़ झाड़ जंगली इलाके वाली भूमि पर उंगली डालकर बोले, यहाँ इस गांव में एक ऐसे जीव को भेजा जा रहा है जो एक ही साथ सुर और असुर, सुंदर और असुंदर, पापी और संत, दुरात्मा, आदमी और सांप, जड़ और चेतन सब कुछ होगा। धरती की मांग पर इसे विशेष रूप से भेजा जा रहा है। अतः 4 मार्च 1921 ईस्वी शुक्रवार को उस उजड़े और रानी गिंगला गांव में जब आम की डालियां मधुमय मंजरियों से झुक गई, आहा, फगुनिया हवा मधु से माती धूम मचाने लगी, तभी नब्बेसर लेकर उड़ भागने वाला कागा अचानक अमंगल की आशंका से अशुभ और डरावनी भाषा में बोला, उसकी चोट से छूटकर नब्बेसर धरती पर गिरा और त्राही त्राही कर एक अंधकूप घर के धूप अंधेरे में इलाके की मशहूर डांस बूढ़ी की जलती निगाह कुछ ढूंढने लगी तथा अपने पतों के कोख से निकली हुई संतान को पुल्लिंग पाकर परम प्रसन्न हुई, किंतु उसकी धुतुरी ऐसी बीज की काली काया को देखकर जरा से मुंह बनाती हुई बोली, अरे ये धतूरिया कहां से आ गया? छठी की रात तक चित्रगुप्त जी लेखनी थामने बैठे। श्रीमान धतुरीनाथ को छठी के एक दिन पूर्व से ही छींके आने लगे। गायन दादी ने चांद मड़वा नामक प्रसिद्ध वनौषधि की कोमल पत्ती को घी की चिराग में सेक कर इनके ब्रह्मांड कर दिया, किंतु नवजात जीव के रोदन और छींकन में कोई कमी नहीं। दादी घबराई और बोली, चांद मड़वा की पत्ती भी नहीं मानती है सर्दी। और बच्चे की आवाज जब बिल्ली के मरियल बच्चे की तरह सुनाई पड़ने लगी तो उसके 6 दिन के बाद से रहा नहीं गया। भुटिया घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और घोड़ा हवा हो गया। शहर पहुंचकर गोपाल बाबू डॉक्टर को सब हाल सुनाया। विनय की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़ा रहा। गोपाल बाबू डॉक्टर ने भी सब हाल सुनकर अलमारी से एक बोतल निकाली जिस पर लोहे की तार से जाली मड़ी हुई थी और लेबुल पर एक अंग्रेजी में कलमपूर्ण दस्तखत किया हुआ था। दवा की शीशी घर पहुंची तो चूहे की बच्चे की तरह ची ची करते हुए शिशु के चेहरे पे अचानक चमक खिल गई। आश्चर्य! दवा की पहली बूंद मुंह में पड़ने से पहले ही वो मुस्कुरा पड़ा, आंखें मूंदे जैसे मन चाही चीज मिल गई उसे। उस दिन जो गिनकर 4 बूंदें चढ़ाई गई उसमें अमृत की एक ही बूंद, बाकी 3 बूंदों की आग को उस नवजात नीलकंठ ने अपने नन्हे से कलेजे पे झेल लिया। छठी की आधी रात को कहा भी गया, होनहार गिरवान के होठ चीखने पार सियारों के दल ने करुण स्वर पर सामूहिक मिलाप करना शुरू कर दिया। मरघट के बूढ़े पीपल पर बैठे लोलुप और उपकरण राजविदों ने निराश होकर डहने झटपटाए। उल्लू ने कचपचाकर रात ढल जाने की सूचना दी। उरैन के पात पर पड़े एक धड़कते कलेजे से जुड़ा सोया नकबेसर, और तब श्री चित्रगुप्त जी मुस्कुराकर बोले, अहो, इस शैतान संत की जीवन कथा अवश्य ही मद मधु और हलाहल में लेखनी बोल कर बार बार लिखने योग्य है। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लिखा, जातक का नाम पहले फणीचंद्र पड़ेगा, बाद में गांव भर में फनिंदर से फुनेसर और फुलेसर होता हुआ। और फणिंदर कैसे तो भैया? सब बढ़िया भैया, अपना हालचाल सुनावा, का हालचाल? बाद में अपने आप को फणीचंद्र नाथ रेणु के नाम से प्रसिद्ध करें। चूंकि जातक ने छठी के दिन दूध की जगह खालिश एक्शन नंबर 1 पान का सेवन किया था, इसलिए शीशी बोतल में रखी हर तरल पदार्थ की चीज को पीने की चीज समझेगा। सुख संचारक की दूसरी सुधासुन को अथवा डॉक्टर वर्मन की लिखी विलाम अथवा किनासन थे। चार नंबर की जो जिसकी सीधी पत्ती है उसके ब्रह्मांड में रखी नहीं थी। अरे जो कि पागलपन और हाई ब्लड प्रेशर के नाम पर है, उसके असर से जड़ी बूटी के नाम पर भांग, धतूरा, गांजा, चंदू, अफीम, जहर सब कुछ समझने का सेवन करके सिद्ध होने की चेष्टा करेगा।
सिर में तेल, आंख में काजल लगने के डर से धनकेती में भाग कर धान रोकने वाले मजदूरों के साथ सारा दिन कीचड़ और पानी में मछलियों के लिए घर लाकर उनको गुनगुनाती बातें से वैष्णव परिवार के जुआ चंदन गुना में वातावरण पर उनकी जिनाई में छा जाए। नरपेसर लेकर भागने वाले कागा के श्राप से 7 वर्ष की उम्र में ही प्रेम मार से घायल होकर विरह व्यथा में तड़प तड़प कर जगा करके सपनों के जाल बुने। आलस्य की बुनियाद उन्हीं दिनों पड़े, इसलिए जीवन यात्रा पथ में जहां कहीं भी छाव देखेगा जवानी में पहुंचने के पहले वहां जिंदगी भर सुस्ताना चाहे। आलसी, क्रोधी, कामी ये मनुष्य अव्वल दर्जे का लोभी है। शुक्रवार को इसने जन्म लिया, इसलिए शुक्र इसका प्रबल रहेगा और उसके प्रबल प्रताप से हर तरह के सुकर्म कुकर्म का भागी रहेगा। अर्थात चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, चीटिंगबाजी, इष्टम चोरी इत्यादि। नरपेसर वाली ने अपने नरपेसर को फिर से पाकर दोनों हाथों से लगाकर गले से चिपका लिया। थोड़ा यश, थोड़ा पुष्प और स्वल्प अर्थ भी अर्जित करेगा। वाह 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 वाह, क्या लिखे हैं हम, देखिए कितना बढ़िया। भाई क्या गए, भाई क्या होगा, जाऊँ को बताएगा होगा फिर कुछ बचा नहीं होगा। कहाँ जाता है, जो करेगा तो भोग हो जाएगा। जब होगा चित्रगुप्त जी ने जो जीवन लेख लिख दिया वो भला कैसे मिटे? मुझे उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ रहा, चल रहा। इसलिए जीवन राह में मुझसे जो कुछ भी बुरा या भला होगा, हो रहा है या होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि लिखने में तो कुछ लगता नहीं है, इनको भी कुछ नहीं लगा। कलम उठाई और लिख दिया। भोगना पड़ता है अदा करने वाले, और जीवन के सुख और दुख को भोगने के लिए बनाई गई माटी की काया था, भला इसमें क्या दोष? ऐसे अश्लील रचना लिखने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इरादा है जब लिखूंगा कुछ रख ढक कर नहीं लिखूंगा, अपने जीवन काल में ही उसे प्रकाशित करके सारी विवादास्पद बातों की सफाई करके ही इस धराधाम से जाऊं। यहाँ से जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाले संस्करण में मेरी जो नंगी तस्वीर छपे उसकी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। बाहर से कटी गंजी और अंडरवियर पहनकर खिंचवाई गई अपनी तस्वीर छापने की इजाजत मैं भी दे सकता हूँ। आज आत्मरेखा चित्रण के नाम पर उस बृहद ग्रंथ की सूची संक्षिप्त व्याख्या सब प्रस्तुत है। विषय सूची के प्रथम अध्याय का एक अंश संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। मसलन कागा के श्राप से प्रेमबाण से घायल होने की बात कोई नहीं थी। हमारे गांव के किनारे से एक कच्ची सड़क गई है। सड़क के किनारे ही एक कलमी आमों का बड़ा बगीचा है। उन दिनों बगीचा के पास ही एक पाकड़ का पुराना पेड़ था, जहां राही बटोही बैठकर सुस्ताते, गाड़ियां रुकती, डोलियां रुकती। किसी भी दुल्हन की डोली देखते ही हम दल बांधकर चिल्लाने लगते, लाल डोली लाल कन्या पान खाए, लाल डोली लाल कन्या पान खाए। चल 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 चल, हटा काका हटा, चल 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 चल, तेज 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 तेज, चल चल चल। लेकिन वो दुल्हन नहीं थी किसी की। गाड़ी रुकी और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हुई उतरी। लाल साली की घेरदार घाघरी, कानों में रूपे के नन्हे नन्हे झुमके और माथे में सितमन। सितमन के चांद में हरा कांच का टुकड़ा जड़ा हुआ। सूरज ने आम की पत्ती उठाकर उसको झांक कर देखा। चल 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 चल, तेज तेज तेज। संयोग बस मैं भी अपनी माँ के साथ था। हमारी माताओं ने आपस में बातें की, एक दूसरे से परिचित हुई, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। एक तक मेरी सारी काया रोम रोम तक एक अपूर्व राग गूंजने लगा। तब हमारी माताओं ने आपस में हमारी बातें की। बारी बारी से मेरी माता और पिता उन दिनों किसी आगंतुक से ये कहना नहीं भूलते थे, इसे हिंदी बंगला दोनों रामायण की कई चौपाइयां कंठस्थ हैं। ये गाता भी है। इसे महाभारत के श्लोक और रामायण की कई चौपाई कंठस्थ है, बिना किसी सिलसिले के गा देता है। और मुझे उस दिन यही पंक्तियां याद आई। मन जाने रात कहूँ मिलहि
उनके बैल सानी पानी खा पी कर त्रस्त हुए। उनका गाड़ी वाहन गांव में जाकर तमाकू पिया, तब चलने की तैयारी शुरू की। चल 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 तेज 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 चल 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 ओए चल 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 तेज 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 चल 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 चल। मुझे लगा मेरा सब कुछ जा रहा है, मैं जोर जोर से रोना चाहता था। चल 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 तेज 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 चल। मैं भगवान से विनती करने लगा, गाड़ी का पहिया टूट जाए, थोड़ी देर के लिए और विलंब जाए गाड़ी। लेकिन दूर जाने वालों के गाड़ी ऐसी ढीली ढाली नहीं होती कि किसी की मनोती कबूल कर बिगड़ जाए, और गाड़ी चली। चल 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 चल। उसने चलते चलाते मुझसे अंतिम बार आंखें चार की। चल 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 चल। सूरज चल के चल किरणों, चल। उसके सितमन के चांद में फिर 7 रंगों की तरह। घर लौटकर मैंने 1-1.5 घंटे में उस मंद मंद हासिनी सुहासिनी अबोली भोली घाघड़ी वाली छोरी के बारे में माँ से घुमा फिराकर कई प्रश्न पूछे, और खाते समय मैंने पूछा, अम्मा उन लोगों ने क्या खाया होगा? पूरी तरकारी और हलवा। अब ये कौन बताए कि उन लोगों ने क्या खाया होगा? वैसे तू इतनी बातें क्यों पूछता है? वो छोरी तुझे पसंद आई है? ब्याह करेगा? मैंने लाश से दूध के कटोरे में आंखें गड़ाते हुए कहा, धर 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 धर। पर धर कहने से क्या होगा? वो मुझे पसंद थी। और मन में यह बात उपजे कि यदि झूठ बोलना छोड़कर झूठ लिखा जाए तो यह पाप पुण्य में बदल सकता है, और अब तो झूठ का जहाज ही चला रहा हूं। पेशा ही यही है। क्या बेटा धर? किंतु आज अपने बारे में कुछ लिखते समय करीब आधा दर्जन लंगोटिया यारों की याद आ रही है। राम राम पड़ेंगर बेटा, चुनाव आया है पंचायत के, हमको ना भूलिएगा। भैया ये कोई कहने की बात है? राम राम। इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, हमको घर जाने दे, हमारी महिला इंतजार कर रही है। राम राम पड़ेंगर भैया। राम राम। थोड़ी कसरत कर ली जाए। आप करिए, जरूर क्या? और भैया कौन नई किताब लिखी हो? अभी तो नहीं, लिखेंगे तो जरूर बताएं। हाँ। वे किसानी करते हैं, गाड़ीवानी करते हैं, पहलवानी करते हैं, शिक्षक हैं, एमएलए हैं, भूतपूर्व क्रांतिकारी और आज के सर्वोदयी हैं, पान की दुकान चलाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किंतु वे सभी अपना पेशा करते हुए मेरी रचनाओं को सदा खोजकर पढ़ते रहते हैं। मेरी रचनाओं में जीवन की छायाओं को ढूंढते रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, और जब भी मुझसे मिलते हैं तो मुझे छेड़ते हुए कहते हैं, साले वो जो लिखा था सो वो वहां वाली बात थी ना। किंतु मेरे एक पूज्य शिक्षक ने एक बार मुझसे पूछ ही लिया था। अच्छा एक बात बताना, तो वो जो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाली घटना की छाया थी, तो उसके मूल में जो कथा थी, कहीं वो सो? उनके इस प्रश्न पर मैं अपने चेहरे पर यशस्वी लेखक का मुखौटा लगाकर विज्ञजनोचित हंसी नहीं हंस सका। सक पकाकर संकोच में उनसे बस इतना ही कह पाया, सर शायद उस मूर्खतापूर्ण घटना की ग्लानि के कारण मैं उसे भूलता गया, और सच कह रहा हूं, अभी आपने कहा तो मुझे अचानक से याद आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बारे में अथवा आत्म परिचय देने वाले लेख में जहां भी मैंने किसी भी बात या घटना को जरा भी तोड़ा या मरोड़ा कि वे सभी जो जहां है मुझे गालियां देंगे, और कई दोस्तों से तो हार जीत की बाजी लगाकर प्रतिज्ञाबद्ध हूं। अपने बारे में जब भी लिखूंगा बेपर्द होकर लिखूंगा, अपने जीवन में उसे प्रकाशित करने का साहस भी नहीं। जीवन लीला समाप्ति के बाद छपाने की अनुमति किसी भी प्रतिष्ठित और जिम्मेवार प्रकाशक को दे जाऊंगा। तुम बताना देना सबको। नेपाल के जंगलों में मचान पर बैठकर मैंने जिन मित्रों के साथ शेर का शिकार किया, वो फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं कि मेरे डीन का विरोध कर सके।
या मेरी हास्यास्पद स्थितियों का रोचक वर्णन ही सुनाकर मुझे छोटा बना सके। अपने जिले के 30% गांवों में गया हूँ। 5 गांव 5 परिवारों में वर्षों रह चुका हूँ। टीबी से पीड़ित होकर पूरा 1 वर्ष तक अस्पताल में लेटा रहा हूँ। कंप्लीट रेस्ट का अर्थ है लेटे लेटे सभी का। हाँ, नेपाली और बंगला पढ़ समझ लेता हूँ। उर्दू के अखबार की रोजाना सुर्खियां और मासिक पत्रिकाओं की कविताएं टटोल कर पढ़ समझ लेता हूँ। मैला आंचों की प्रसिद्धि के बाद चेहरे पर मुखौटा धारण करके जी रहा हूँ। घुट कर मर नहीं जाता। कारण है मैं हर दूसरे या तीसरे महीने अपने गांव जाता हूँ, जहां पर घुटने से ऊपर धोती या लुंगी पहनकर खेत मैदानों और गलियों में घूमता हूँ। अरे कैसा बा कब आए? चला तो कितना कीचड़ था तो। अरे गांव है गांव, घुमा घुमा गांव घुमा। राम राम भैया। अब ये साले कोई टाइम है तुम्हारा है? अरे काकी तू जिंदा बाड़ू अब तो बचे। अरे ऐसा ना कहा, एक दिन भरसोल पड़े रहे तो भगवान ने बच गई। हमने वो ध्यान रखे, खबर दे दिया हमका। राम राम कक्का। बात करके तो कक्का लगे साजा पड़ा था मारा खोल दे। तुम्हारी तो जय हो, तुम्हारी भी जय हो। अरे दादा कहाँ जा? जब से चाची गई हम बौरा गए, तू सब काज कर लिया। जहाँ अश्लील से अश्लील गालियों के बगैर कोई किसी से बात नहीं करता। पशु और पक्षियों तक की माँ से निकटतम संबंध स्थापित करने की तमन्ना होती है यहाँ के लोगों में। जी हाँ, फणीश्वर भी देते हैं, लोग उन्हें भी देते हैं। अश्लील से अश्लीलतम घटनाएं जहाँ दिन रात घटती हैं, एक से एक चोरी, एक से एक क्राइम। जी हाँ, फणीश्वर भी कर चुके हैं। गांव जाकर मुखौटा उतारकर ताजा हवा में फेफड़े मजबूत कर लेते हैं। सूरज की आंच में अंग प्रत्यंग को सेक आते हैं फणीश्वर। अरे छींटा पड़ रहा है, दूर करो ना। अरे दूर हो जाओ, सीधा पड़ जाओ, कर जाओ। ये अपना रोटा लाया करो ना भैया, हमारे मारो क्या? का सिद्धू भैया, रात में घरे से बहुत आवाज आ रही। का हुआ भौजी पीटत नहीं का? लाज तो न लागत आनी। दिन रात दूसरे के घरे में कान लगाए रहे। वह प्रभाकरा के ना देखा, जब से शर्मा के काल है एक पैसा के नहीं बचा। दिन भर घरे में पड़ा रहते, रात में भैंसिया ढेर के सभी खेती चला लेते। सुने हैं काट का विप्लव सिंह के होए वाला है। लक्षण तो रहू नहीं है। हमारे गांव में बांस की झाड़ी और मैदानों की ओर लोग मुक्तिका छोके निवृत्त होते हैं ना, फिर पटना आते समय भद्रता का मुखौटा ओढ़ लेते हैं फणीश्वर। अब इसे उतार फेंकना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी के प्रताप से उनकी 40 साल में जो चरित्र मैंने किए हैं उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। इन बातों का उनकी रचना प्रक्रिया से क्या संबंध है, या हो सकता है वो विवेकी पाठक नहीं जाने। पेशे के नाम पर मैंने राजनीति को छोड़कर या उसे भी पेशे में ही जोड़ा है। जो कार्य किए हैं उसकी तालिका प्रस्तुत है। मित्र की एक मिठाई की दुकान में मैनेजरी कर चुका हूँ 9 महीने। शहर के प्रतिष्ठित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन पूरे 1 साल। एक राइस एंड ऑयल मिल की कंपनी में नौकरी, दूर देहात में जाकर धान धोने। बढ़ो सिर्फ 1, 2, 3 दिन, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में पूरे 2.5-3 वर्ष। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र। समय हुआ है दिन के 12:05 और कुछ ही देर में आप सुनेंगे फणीश्वरनाथ रेणु के मुख से नाटक का विवरण। दासानुदास ने अपने दास जीवन से बहुत लाभ उठाया। राजनीति में मैंने स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर किसान सभा, मजदूर आंदोलन, 2 मुल्कों की आजादी के आंदोलन में सशस्त्र सक्रिय भाग लिया और तो और गुरिल्ला लड़ाई भी लड़ चुका हूं। बरसों जेल में रहा हूं, सेल की सजा भोगी है और लाठियां खाई।
प्रेमों में पड़े हैं। प्रेमी बनकर 3-4 सालों तक प्रेमी के निराले पंथ। यहाँ इन्हें पंडित राधेश्याम कथावाचक अभिमन्यु नाटक का वो गीत बड़ा गाने का मन कर रहा है। जरा गा लेने दीजिए ससुर। ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, वो देखो प्रेम का पंथ निराला, ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, वो देखो प्रेम का पंथ निराला, ओ देखो प्रेम का पंथ निराला। पर ठोकरे खाते फिरने का अभिनय करना पड़ा। प्रेम नगर में कई घर बसाए, सब संसार से बचकर। कई घर आंधी और तूफान में उड़े तो किसी में घर के चिराग से आलू। कई घर अभी बरकरार, कई दिलों में फिर। साहित्य पठन पाठन, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र से लेकर मेला छप्पन, बेटी बेचवा, पटोहिया, नंदी भौजिया, विदेशिया, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, चंद्रकांता, बकौल मरहूम भीमन मामा के हिंदी में चंद्रकांता के बाद कोई उपन्यास प्रकाशित ही नहीं। बेहतर हो कि पढ़ाई लिखाई की बात को बोल कर दूं, क्योंकि स्वयं चित्रगुप्त जी मेरे जीवन लेख में लिखते समय अन्य मनस्क हो गए। अपने बारे में जब भी कुछ लिखना चाहा, जीवीएस की मूर्ति उभर कर सामने खड़ी हो जाती, आंखों में व्यंग और दाढ़ी में एक भेद भरी मुस्कुराहट, और कलम रुक जाती। अपने बारे में सही सही कुछ लिख पाना संभव ही नहीं, तो कोई लिख ही नहीं सकता। इसलिए मैं इस ओर से निश्चिंत था। मित्रों ने आईने के सामने नंगा होने के लिए कहा। किंतु मैं अपने चेहरे पर पड़ा यशस्वी लेखक का मुखौटा तक नहीं उतार सका। कथा दशक योजना की घोषणा हुई तो मन फिर से चिंतित हो। कथा के साथ 2 तस्वीरें चाहिए थी, एक बाहरी सूरत की और दूसरी भीतरी सूरत की, या फिर फोटो के साथ 2 कथाएं। भाई मार डाला। भाई राम कुमार ने कई स्केचों के माध्यम से आत्मकथ्य प्रस्तुत किए और ईर्ष्या के मारे मेरा दिल जलने लगा। कहना नहीं होगा, मन कुंठित हो उठा, कलम कटा गई, तकाजे की ध्वनि क्रमशः तीव्र से तीव्रतर होती गई। मैं चुपचाप बैठा, क्या करूं, अपना आता नहीं। दुहाई रविंद्रनाथ, रक्षा करो गुरु, स्मृति पटे जीवने, छवि के आज्ञा जाए, जानिना भीतरे बाहिरे दिखे, संगे संगे चलिया छे, आपन चलिते छे। कवि की इन पंक्तियों को पढ़कर मन का साधूत हुआ। मैंने भी अपने स्मृति द्वार के दरवाजे पर लटके ताले को खोला, किंतु द्वार खुलिया देखिला जीवनेर स्मृति, जीवनेर इतिहास नहीं, कहे कौन स्वास्थ्य के रचना का साथ। 6-7 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता को अपने विषय में बहुत ही सहज ढंग से एक अद्भुत कहानी सुनाई। तट की और घनघोर आर्य समाजी पिता के चेहरे की हवाइयों में उन्होंने माँ को आवाज लगाई और कहा, सुनती हो? क्या है? सुनो ये क्या कहता है। मैंने भी माँ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ ने मुझे एक मिट्टी की हंडी में बंद करके नदी में डाल दिया था और बहते बहते हंडी घाट पे जा लगी, वही सिलाई थी मुझे। तब माँ ने पिताजी को उलाहना देते हुए कहा, मैंने मना किया था ना, बच्चे की बॉडी साफ से फूटी नहीं कि रामायण महाभारत पढ़ाने लगे। उसी का नतीजा माथा ना खराब हो जाए बच्चे का। मैंने जारी रखा, मुझे पूर्व जन्म की बात भी याद है। मैं एक स्कूल में पढ़ता था। आह, कितना सुंदर था हमारा स्कूल। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, पोखरे में पुरैन के फूल। एक दिन मैं फूल लोड़ने के लिए। ये तू क्या कर रहा है? उठा, बैठ। आइए, नमस्कार। नमस्कार। ये मेरा बेटा अरिंदर, ये बहुत अच्छा गाता है। इसे रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ और महाभारत के श्लोक कंठस्थ है। बहुत बढ़िया बेटा, रामायण की कुछ चौपाई सुनाओ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकार। अर्थात
जगत में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो देवता तुम न कर सको? श्री राम के कार्यों के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल काय हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, गीता को श्लोक सुनाओ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेजन्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है, इसे आग नहीं जला सकती, पानी इसे डुबा नहीं सकता और ना ही कोई हथियार इसे काट सकता है। यह आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। वाह, मन प्रफुल्लित हो गया। देखिएगा आगे जाके आपका बेटा आपका संसार में नाम रोशन करेगा। उन दिनों घर पर आए हुए प्रत्येक प्रतिष्ठित आगंतुक अभ्यागतों के सामने इन्हें पेश किया जाता। ये बारी बारी से काशी राम, काशी महाभारत, कृतिवास रामायण और रामचरितमानस के गीतों और कांडों का सस्वर पाठ करने लगते। सुनने वाले चकित रह जाते जब ये अर्थ समझाने लगते। उन्हीं दिनों की बात है, गांव में वैष्णव भिखारियों का एक दल आया हुआ था। वे बंगला कीर्तन गा गा कर दिखना, मर्द एक तारा बजाता और औरत करताल बजाकर गाती। वे जब मेरे दरवाजे पर आए, मैं खोल बजाकर कलंक भजन गाने लगा। कृष्णा चूरी कैलो गोमार अमर सोनार गेरुए कृष्णा चूरी। वैष्णवी मेरा गीत सुनकर हंसी और फिर फुट फुट कर रोने लगी और फिर करताल बजाकर गाने लगी। पता नहीं क्यों मैं भी रोने लगा। मुझे लगा ये मेरा अपने लोग है, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया। ये मेरा अपने लोग है। चोर बदमाश काम चोर, भागो यहाँ से, चालान करवा दूंगा। शायद हर बीमार आदमी अपने लड़के को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहता है। सभी मुकदमेबाज पिताओं की तमन्ना होती होगी कि उनका बेटा वकील बने। मेरे पिता भी मुझे वकील बनाने का सपना देखते थे। वे कचहरी से लौटकर आते और मेरे सामने तारा बाबू, ऋषि बाबू और हसन इमाम वगैरह वकील बैरिस्टरों का जीरा बहस का जीता जागता चित्र मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। किंतु स्कूल की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? कारण सहित लिखो। और मैंने लिखा था कि मैं अपने गाँव के पास वाले स्टेशन सिमराह स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूँ। कारण बताते हुए लिखा था। सिमरा स्टेशन का स्टेशन मास्टर सदा चुपचाप बैठकर लिखता रहता है। दिन में बस 2 बार गाड़ी आती है। स्टेशन के किनारे खजूर के पेड़ में गया के घोंसले चिड़िया दिन भर चहचहाती रहती है। स्टेशन मास्टर की स्त्री बहुत नेक है और वहाँ गरीबों में मुफ्त में दवा भी बांटती है। स्टेशन मास्टर तार का घंटा देता है और वहाँ फिर पुकारता है, हे पुकार, गाड़ी छोड़ो, घंटा दो। पढ़ लिखकर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील भी नहीं हो सकता, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी नहीं। आज तक वो तमन्ना मन में है। सिमराहा स्टेशन पर नजर पड़ते ही सैकड़ों तस्वीरें मेरे आंखों के सामने नाचने लगती। पानी पौड़े, जनक सिंह, छोटा बाबू रिलीफिया, जनक सिंह की अधेड़ औरत, जगदीश शाह उसकी औरत, और उसकी दुकान की जलेबी, मटर टराकी, स्टेशन मास्टर का क्वार्टर, ग्रामोफोन और पूर्वी बंगाल के मोटे मुसलमान स्टेशन मास्टर का बेटा मकबूल, जो देखने में हुबहू मेरे जैसा। अरे मकबूल, कैसे हो भाई? ए बड़ेश्वर भैया, वो बड़ेश्वर को हम ये वाला हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। ये जो भी बड़ेश्वर को अम्मा बुलाए, जल्दी आ तू ही चले जा, तू ही चले जा। बाहर वाले हम दोनों को सहोदर भाई समझते थे। कभी कभी तो उसके पिताजी और मेरे पिताजी को भी भ्रम हो गया। ऐसे कई बार सैकड़ों चेहरे, बहुत से किस्से याद आते हैं। ये सिमराहा स्टेशन पर आता है। मैंने सोचा था
मेरा यह स्टेशन सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है। Wow! Great country India! Water buffalo! Wow, very nice! Come on, please! क्या लोकेशन है? बहुत बढ़िया। देखो ये स्टेशन हुआ, स्केच इधर गांव है और इधर जंगल, स्केच। हम अपनी फिल्म की शूटिंग यहीं पे करेंगे, स्केच। हाँ आप बनाइए। सबसे पहले हम गुड़वा वहाँ पे ही करा, दुकान नहीं दिखा। शूटिंग स्केच। कोई बात संपरी और नहीं पने बाजू चल रहूँगा। शूटिंग स्केच। ठीक है, हमारा कैमरा सबसे पहले जाएगा जंगल की तरफ। जंगल में पेड़ के नीचे हीरोइन बैठी है मोनिका, और इसके बाद जंगल में पेड़ के नीचे, हाँ पेड़ के नीचे हीरोइन बैठी है मोनिका। इसके बाद गांव की तरफ जाएगा कैमरा, जहां पर गांव के एक छत में हीरो खड़ा हुआ है। हर बार इसी को हीरो बनाते हो, हम कब तक स्केच बनाएगा? ये हीरो जैसा लगता है। इसके बाद कैमरा आएगा सेंटर में, जहां दोनों हीरो हीरोइन आपस में आके मिलेंगे। यहां पर ये पहाड़ कहां से आया? अरे सर गोबर है पहाड़ इसका भी स्केच बनाना है। नहीं पता नहीं, अब हम समझे तुमको गोबर पहाड़ दिखाता है, तभी हम कहे मेल में बच्चा लड़का तुमको छते में कैसे दिख रहा है? वो झाड़ी के किनारे बैठे बिठवा तुमको पेड़ को कैसे दिख रही है? शूटिंग सब बताइए इसको। हटाओ, अच्छा वो कहानी पढ़ना इसका। वेरी गुड। अब ये सेंटर पे दोनों हीरो और हीरोइन आपस में आके मिलेंगे। साइलेंट, रोलिंग, कैमरा, एक्शन। किंतु 2 वर्ष पहले जब मुंबई कलकत्ता के फिल्मी मित्र आउटडोर की शूटिंग के लिए यहाँ आए, तो इस छोटे से गवई स्टेशन ने उन्हें भी मोह लिया। एक और दूर तक फैले हुए खेत, छोटे छोटे गांव, दूसरी ओर सपाट मैदान और सामने विशाल बरगद का पेड़। कैमरामैन सुब्रत बाबू ने अपने गले से लटकते हुए आला में आंखों को सटाकर दिशाओं को देखा। चटर्जी मोशाय ने कई स्केच आंके, भट्टाचार्य ने अपनी दोनों तलहटियों से फ्रेम बनाकर सिमराहा गांव के बीच से गुजरने वाली कच्ची सड़क के लॉन्ग शॉट का अंदाजा लगाया। सती जाए गाटा, अद्भुत। अरे बाहर निकाल इसको, बाहर निकाल, चल बाहर खाना आ जाएगा। अरे ये हम भी हीरो है गांव के। अरे निकाल, अरे चिट्ठी क्या है? ऐसे शूटिंग होती है, पूरा मूड खराब हो। पैकअप। सिमराहा स्टेशन के प्रति मेरे गुप्त प्रेम की बात सिमराहा का बद्री भगत भी जानता था। वो मेरा हम उम्र नहीं है, मुझसे 3-4 साल का छोटा है। पान खाते खाते उसके दांत कत्थई हो गए हैं, लेकिन सिनेमा देखते देखते और नॉवेल पढ़ते पढ़ते वह एक विज्ञ पाठक और प्रौढ़ दर्शक हो चुका है। वह जब भी मुझसे मिलता है तो हमेशा कहता है, अरे भाई इस स्टेशन के बारे में तो कहानी लोग लिखे थे, वर्तमान छपी नहीं। ऐसा करिए उसे नोबेल प्राइज छाट दीजिए, ठीक है? चलते नाम बद्री ठीक कहता है, मुझे एक नॉवेल ही लिखना होगा। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि मोटे ग्रंथों के अलावा हर सप्ताह आने वाले पत्र पत्रिकाओं की याद आती है। वेंकटेश्वर समाचार, रंगपुर पत्रिका, सैनिक, प्रताप, प्रवासी, विशाल भारत और हितैषी। हितैषी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि वो हमारे गांव से 8 माइल पश्चिम सिमरबनी गांव में प्रकाशित होती है। हस्तलिखित नहीं, सुमित्रित सचित्र मासिक पत्रिका। इसके पाठक और ग्राहक अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस में भी थे। इसके लेखक श्री राम देवी तिवारी जी से हमारे पिताजी का बहुत ही घनिष्ठ परिचय था। पिताजी उनके बारे में हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते। तिवारी जी कविशर हैं, तिवारी जी सुराजी हैं, नाटक लिखते हैं, नाटक खेलते हैं। तिवारी जी हास्य रसा अवतार हैं, जहां रहते हैं सबको हंसाते रहते। ये देखो उनकी नई किताब, भैया जी की घोड़ी। दिन दिखाड़े खेत उजाड़े, बचे न मैं बात तोड़ी। भैया जी से बढ़कर निकली
भैया जी की घोड़ी। भैया जी अर्थात जमींदार का पटवारी। जमींदारी प्रथा में जमींदारों पर ऐसा करारा व्यंग और ऐसी यथार्थवादी कहानी वही था पहला उपन्यास जिसमें जीवन में मैंने पहली बार पढ़ा। 1930 नमक कानून तोड़कर विदेशी वस्त्रों की दुकान पर शराब की भूमि पर धरना देने वाले देश के सेवक जेल जा रहे थे। सुराजियों को आश्रय देने वालों को पुलिस वाले परेशान करते। ऐसे ही दिनों हाथ में तिरंगा लिए कई वॉलेंटियरों के साथ एक अधेड़ व्यक्ति हमारे घर पर आया। पिताजी प्रसन्न हुए और बोले, सुनते हो तिवारी जी आए। तिवारी जी, द्विजदेवी जी, हितैषी के संपादक, शिवविवाह नाटक भैया जी की घोड़ी के लेखक। भक्तिपूर्ण प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें राष्ट्रीय सिंगरात नामक किताब से रटी हुई एक कविता सुनाई थी। सुन लो भैया टेसुराय। और उन्होंने हंसकर पिताजी से कहा, देखिएगा एक दिन बहुत नाम करेगा आपका। उन्हीं के आशीर्वाद पर मैंने तुकबंदी शुरू की। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आया। उन्हीं के आशीर्वाद से विद्यार्थी आंदोलनों में भाग भी लिया। उन्हीं की स्वीकृति से सन 1942 भागलपुर सेंट्रल जेल में उनके साथ उनके अंतिम दिनों में मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे संतोष है। अन्य सेवाओं के अलावा 3 उपन्यास पढ़कर सुनाए थे उन्हें। रविन्द्रनाथ ठाकुर का योगा योग, प्रेमचंद का गोदान और अज्ञे का शेखर एक जीवनी। परंतु अपनी मृत्यु के 2 दिन पूर्व वे किसी के नाम एक पत्र लिखना चाहते थे, शायद अपने पुत्र के नाम। मैं बिजनेस लेटर पर कलम थाम कर घंटों बैठा रहा। वे चित लेटे रहे, नाक पर उंगली रखे कुछ सोचते रहे। बहुत देर बाद एक लंबी सांस ली और मुझसे बोले, नहीं बेटे, रहने दो। कुछ नहीं लिखना लिखाना है तो सुनो, अब ये कविताएं छोड़कर कहानी लिखना शुरू करो। कहानी के बाद उपन्यास, नाटक, व्यंग सब। भैया उठिए, अरे विशाल भैया उठिए, अरे भैया उठ जाइए। अरे नाटक आगे बढ़ाना है। सो गए थे क्या? चेतन में चले गए हैं। अरे आप चेतन से चेतन में आ जाइए। नाटक आगे बढ़ाना है। क्या तमाशा है? हाँ अभी नहीं, हमको पुरस्कार भी तो देना है। अरे हाँ हाँ, पुरस्कार करें। मेला आचल प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशन समारोह के बाद मैं रात भर फूट फूट कर रोता रहा। पिताजी, तिवारी जी, दोनों में से कोई नहीं रहे। वे होते आज 1940-41 दशाश्वमेध में हम जिस मकान में रहते थे वो चित्तरंजन पार्क के ठीक सामने था। उन दिनों उस मकान का नंबर था 17/131। घर की खुली छत पर बैठकर समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क की दोनों भुजाओं की बगल वाली सड़कों पर आने वाले लोगों को मैं घंटों देखता रहता था। उन दिनों नया नया नास्तिक हुआ था, लेकिन गंगा नहाकर आए हुए लोगों की पवित्र देहों को छूकर आने वाली हवा मेरे मन में पूजा की असंख्य फूल खिला जाती थी। उन्हीं दिनों उसी सड़क पर एक दिन एक कन्या पर नजर पड़ी। उसको देखते ही लगा कि मैं उसे पहचानता हूं। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घाट पर कीर्तन मंडली के दर्शकों में वह अचानक कहीं खो गई। मेरी आंखों ने उसे ढूंढ निकाला। मैं उसे निहारता रहा। अपला कहाँ देखा है इसे?
पूर्व जन्म कहाँ? वह रोज आती अपनी माँ के साथ। जिस रोज वह नहीं आती मैं बेचैन हो जाता। फिर मैं उसकी प्रतीक्षा करता और उसके आने के बाद उसके पीछे पीछे कालिस्तान की गली, कालिस्पुरा गली होते हुए एक अंधी गली में मैंने उसका घर देख लिया, उसका नाम जान लिया। दिन रात उसी की चिंता, उसी की याद, उसकी याद में पागल होकर मैं 1 साल तक उसके पीछे पीछे घूमता रहा। वह जहाँ भी जाता, गदौलिया गली, विश्वनाथ गली, बांसपाटा, हम साथ रहते। हमारी आंखें चार होते ही उसका चेहरा लाल हो जाता, मेरी कनपटी गर्म हो जाती, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती। लेकिन मुंह से कभी कुछ नहीं निकला, कभी साहस ही नहीं हुआ। एक दिन वो एक मिठाई की दुकान में मुझसे कुछ कहते कहते रुक गई। सुनो, बस इतना ही। और फिर अचानक एक दिन वह कहीं खो गई। फिर मुझे वो कभी नहीं मिली। सन 1958 इलाहाबाद, मोहल्ला नुक्कड़गंज में हमारे घर के सामने खुले मैदान में फुटबॉल मैच से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक के आयोजन होते थे। सरस्वती पूजन के दिन हम लोग सुबह सुबह संगम नहाने गए। लौटकर निराला जी के दर्शन किए, आशीर्वाद और फूल लेकर लौटे। महान दिन। लौटकर देखा तो सामने मैदान में मंडप में पुष्पांजलि देने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई। बाबा जी की जय हो। मैं भी पुष्पांजलि देने गया। बंगाली पुरोहित चिल्ला रहा, देखा एक महिला अपने 5 वर्षीय बालक को हाथ में लिए पंडित जी से कुछ कह रही है। पीली धोती और सफेद कुर्ता पहने हाथ में स्लेट लिए उस बालक को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ऐसे ही स्लेट और बत्ती लेकर मैंने भी ओम सिद्धम, ओम नमः सिद्धम लिखा था। तो भीड़ में खड़े अपने स्वामी से कुछ बोली। कोई से? फिर पंडित जी ने कहा, उस महिला से आंखें चार हुई। मैं पहचान गया। पहले उसने अपने पति से कुछ कहा, फिर वो मेरे पास आने लगी और मुझसे कहा, चीनी चीनी बोले मुझे? मैंने कहा नहीं, आप मुझे नहीं जानते ना, अपनी ना के अपनी बनाने से चले कुछ दिन छिला भीड़ से एक किशोरी कन्या निकल कर आई। माँ, आज रात में रमेश सुमिति दिखाने गए, ये खाने। मैं अवाक खड़ा उस बालिका को देखता रहा। मैं काशी के दशाश्वमेध घाट पर चला गया। न जाने कब पुरोहित जी ने प्रारंभ किया। बोलिए, शुरू कीजिए। ओम भद्रकाले नमो नित्यं भक्ति वेया स्वाहा। चलो चलो प्रसाद नीति चलो, चलो चलो प्रसाद नीति चलो, चलो चलो प्रसाद नीति चलो, जल्दी चलो प्रसाद नीति चलो, चलो बाबा प्रसाद नीति चलो। ध्यान करते समय मानस पट पर वहीं किशोरी कन्या की मूर्ति अंकित हो। साहित्य रचना। स्कूल कॉलेज की मैगजीन को छोड़कर 1945 में कलकत्ता के साप्ताहिक विश्वमित्र में पहली कहानी प्रकाशित हुई, पटवार। उसके बाद 1949-50 तक करीब 1 दर्जन कहानियां विश्वमित्र में ही प्रकाशित हुई। पहलवान की ढोलक, पार्टी के भूत, कलाकार, पहलवान की ढोलक। दीपावली की से सन ईस्वी याद नहीं, शायद 1948 या 47 में पटना के साप्ताहिक जनता में रिपोर्टाज लिखा। जय गंगा बाढ़ पर आधारित गायन गोष्ठी, एक टू आस्ते आस्ते, और एक शरणार्थी कैंप में लिखित एक पत्र जिसे मेरे संपादक मित्र ने छाप दिया। और उस पत्र के छपते ही वहां के स्थानीय साहित्यकारों में हाहाकार मच गया। हाहाकार ऐसा मचा कि पंचायत बुलाई थी। स्वयं साथी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, अब मैं प्रस्ताव करता हूं इस लेख में अब गिरह लगा दिया जाए और उपहार करते हुए चंद सत्र और
मैंने रात में भैंस चराई, पानी में भीग कर गिरी मछली का शिकार किया। जाड़े की भोर में सुबह 3 बजे ही उठकर मैंने तीसी के फूले हुए खेतों में बटेर पिसाया, बारातों में घोड़ा दौड़ाया, कलाली पट्टी में बैठकर झूम झूम कर गीत गा गा कर दारू पिया, सर में पगड़ी बांधकर गांव वालों के साथ मिलकर लाठी से बाघ का शिकार किया। बोलो 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 हे औराही हितना के निवासियों, क्या मैं झूठ कहता हूं? और ये औराही हितना के निवासी ही बताएंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, सोकर या कुकर, ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी, ये सारी स्मृतियां